नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है मार्च 2022 के पीडी का एमसीक्यू। दोस्तों, मार्च 2022 के पीडी का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको दिया जा चुका है। आज हम मार्च 2022 के पीडी से 110 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे इससे तो वो आपका छूटे नहीं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा डॉक्टर एस सोमनाथ। सी आंसर डॉक्टर एस सोमनाथ। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को 3 वर्ष के लिए इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके पहले थे डॉक्टर के शिवन। डॉक्टर के शिवन का स्थान लिया है इन्होंने। इसके साथ ही वह अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में वह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, थुम्बा, तिरुवनंतपुरम, केरल के निदेशक हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित है। इसरो का हेडक्वार्टर बंगलुरु है। 23 जनवरी 2022 को किस महापुरुष की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया? सुभाष चंद्र बोस। डी आंसर सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा के होलोग्राम का अनावरण किया। साथ ही मोदी जी ने यह भी निर्णय लिया कि आजादी के अमृत महोत्सव में गणतंत्र दिवस की शुरुआत अब 23 जनवरी 2022 से की जाएगी। केंद्र सरकार ने 2021 में ही इनकी जयंती को पराक्रम वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वे 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन और 39 के त्रिपुरी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। 3 जनवरी 2022 को आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है? पाकिस्तान। ए आंसर पाकिस्तान। जनवरी 2022 में आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। और सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले वो लाहौर हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्यरत थी। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने उनकी पदोन्नति को 5 और 4 के बहुमत से मंजूरी प्रदान की। आईपीएल 2022 में वीवो की जगह नया प्रायोजक कौन होगा? टाटा समूह। डी आंसर टाटा समूह। आईपीएल 2022 में चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो की जगह टाटा समूह आईपीएल का टाइटल प्रायोजक होगा। 11 जनवरी 2022 को आईपीएल के संचालन परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वीवो 2018 से 2022 तक आईपीएल के प्रायोजन अधिकार को 2199 करोड़ रुपए में खरीदा था। ग्यारह जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण किया? आईएनएस विशाखापट्टनम। ए आंसर 11 जनवरी 2022 को भारतीय नौसेना ने अपनी युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया, जो इस मिसाइल का समुद्र से समुद्र में मार करने वाला संस्करण था। यह मिसाइल लगभग 2.8 मैक की गति से वार करने में सक्षम है। यह एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे जहाजों, विमानों या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल का विकास
ब्रह्मोस मिसाइल का विकास जो है भारत और रूस ने आपसी सहयोग से किया है। प्रारंभ में इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर थी, जिसे कि बढ़ाकर 450 किलोमीटर किया गया है और आगे इसे 600 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने की संभावना है। 4 जनवरी 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बनी है? अलका मित्तल। ए आंसर अलका मित्तल। 4 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने अलका मित्तल को ओएनजीसी का अंतरिम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। वह ओएनजीसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। इस पद पर उन्होंने सुभाष कुमार का स्थान लिया है। सुभाष कुमार इसके पहले थे, इनका स्थान लिया है इन्होंने। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। ए बी सी तीनों देश प्रथम स्थान पर है। इन तीनों का स्कोर 88 रहा 100 में से, और इसके साथ ही शीर्ष पर रहे। तीनों देश शीर्ष पर है। चौथे स्थान पर भी 3 देश रहे एक साथ, नॉर्वे, सिंगापुर और स्वीडन। ये 3 देश एक साथ शीर्ष चौथे स्थान पर है। इनका स्कोर रहा 85। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के मुताबिक कौन सा देश सर्वाधिक भ्रष्ट है? इसका आंसर होगा दक्षिणी सूडान। डी आंसर। यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है, वही सर्वाधिक भ्रष्ट होगा। अंतिम 180वां स्थान पर है दक्षिणी सूडान, जिसका स्कोर 100 में से मात्र 11 है। और इसके पहले 178वें स्थान पर 2 देश हैं, सीरिया और सोमालिया। इन दोनों का स्कोर है 13। हमारा पड़ोसी देश जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है वह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का पोजीशन है 174 180 में से, और स्कोर है मात्र 16। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 85। बी आंसर। भारत 85वें स्थान पर है। 25 जनवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा यह जारी किया गया। यानी कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हर साल जारी किया जाता है। इसमें कुल 180 देशों या क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई, जिसमें भारत 85वें स्थान पर है मालदीव के साथ। भारत मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर है, जबकि इनका स्कोर है 40, 100 में से 40। और पिछले बार 2020 के जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 था, उसमें भी भारत का स्कोर था 40, लेकिन रैंकिंग था 86, 86वें स्थान पर था। 28 जनवरी 2022 को देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? वी अनंत नागेश्वरन। डी आंसर होगा। 28 जनवरी 2022 को अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन ने देश के नए आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे 2019 से 2021 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालीन सदस्य रहे, और इस पद पर जो है ग्रहण किया है, इस पद पर इन्होंने केवी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। 18 जनवरी 2022 को नारायण देवनाथ का निधन हो गया। वे थे कार्टूनिस्ट। बी आंसर कार्टूनिस्ट। 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। वे बंगाली कॉमिक किरदार बंतुल द ग्रेट, हांडा भोंडा, नोते फोते के रचयिता थे। 2013 में बंग विभूषण, इन्हें 2013 में बंग विभूषण से सम्मानित किया गया, और 2021 में
पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? विनोद शर्मा को। बी आंसर, विनोद शर्मा को। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। इसी अवसर पर जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है और यह 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक व्यक्तिगत और एक संस्थागत। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिया जाता है पुरस्कार राशि और संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए पुरस्कार राशि प्रदान किया जाता है। तो 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद शर्मा को। तेईस जनवरी 2022 को संस्थागत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किस राज्य के आपदा प्रबंधन संस्थान को चुना गया है? गुजरात। सी आंसर, गुजरात। 12-13 जनवरी 2022 के बीच आयोजित 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 के विषय में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है इस महोत्सव का थीम था सक्षम युवा सशक्त युवा, यह कथन सही है। इस दौरान राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया, यह भी सही है। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा पुडुचेरी सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, यह भी सही है। इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, यह गलत है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहां आयोजित किया गया? पुडुचेरी में। बी आंसर, पुडुचेरी में। 12-13 जनवरी 2022 के बीच पुडुचेरी में वर्चुअली आयोजित किया गया। इसका थीम था सक्षम युवा सशक्त युवा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया। इस दौरान राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया और यह महोत्सव स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। इसका आयोजन पहली बार 1995 में भोपाल में किया गया था। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पहली बार 1995 में भोपाल में किया गया था। 13 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2022 रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? 9%। सी आंसर, 9%। इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि वैश्विक आर्थिक सुधार में कमी आ रही है। इसके मुताबिक वैश्विक वृद्धि दर 2021 में 5.5% रही, जिसका कि 2022 में 4% और 2023 में 3.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। डीआरडीओ ने मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम सफल परीक्षण कब किया? 11 जनवरी 2022 को। ए आंसर, 11 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम सफल परीक्षण किया। स्वदेशी रूप से विकसित यह टैंक रोधी मिसाइल कम भार वाली दागों और भूल जाओ मिसाइल है। मिसाइल ने परीक्षण के दौरान अपनी क्षमताओं को पुष्ट करते हुए अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। 16 जनवरी 2022 को शांति देवी का निधन हो गया। वे थी सामाजिक कार्यकर्ता। डी आंसर, 16 जनवरी 2022 को ओडिशा के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कोरापुटा में एक छोटा सा आश्रम शुरू किया और बाद में रायगढ़ में बालिकाओं को सर्वांगीण विकास के लिए सेवा समाज की स्थापना की।
उन्होंने शिक्षा के माध्यम से आदिवासी लड़कियों के उत्थान के लिए अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। 2021 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा गुनुपुर में आश्रम स्थापित कर अनाथ और बेसहारा बच्चों के शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया गया। 18 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। बी आंसर। इन्होंने 1 फरवरी 2022 से अपना पदभार ग्रहण किया। इसके पहले वे पूर्वी सेना कमान के कमांडर थे। इस पद पर इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती का स्थान लिया है। 17 जनवरी 2022 को बिरजू महाराज का निधन हो गया। वे थे कथक नर्तक। ए आंसर। बिरजू महाराज ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा इनका मूल नाम था। 83 वर्ष की आयु में इनका 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया। इनका जन्म 4 फरवरी 1937 को प्रयागराज जिले के एक तहसील में हुआ था। ये लखनऊ घराने से संबंधित है। इनके 2 चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और इनके पिता और गुरु अचन महाराज भी इस घराने से संबंधित थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक भी रहे। उनको 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1986 में पद्म विभूषण, 1987 में कालीदास सम्मान और 2022 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनवरी 2022 में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। ए आंसर। भरत सुब्रमण्यम। फीफा के 2021 के अवार्ड के तहत द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। फीफा के 2021 के अवार्ड के तहत द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? इसका आंसर होगा एलेक्सिया पुटेलास। डी आंसर। फीफा के 2021 के अवार्ड के तहत फीफा फेयर प्ले अवार्ड किस देश के राष्ट्रीय टीम को दिया गया? डेनमार्क। ए आंसर। डेनमार्क। फीफा के 2021 के अवार्ड के तहत फीफा विशेष पुरस्कार पुरुष किसे दिया गया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। सी आंसर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंडोनेशिया की नई राजधानी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशियाई संसद ने नई राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की। यह कथन सही है। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगा। यह भी सही है। पूर्वी कलिमंतन क्षेत्र में स्थित नुसंतारा बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। यह भी सही होगा। नई राजधानी का 5 चरणों में विकास 2030 में पूरा होगा। यह गलत है। 2030 नहीं, 2045। गलत कथन हो गया ऑप्शन डी। इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा किस द्वीप का हिस्सा है? बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। बी आंसर। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान की। नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगा, जो कि पूर्वी कालीमंतन क्षेत्र में बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। नई राजधानी बनने से कालीमंतन के जंगलों से ढके प्रांत पर पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर विरोध हो रहा है, क्योंकि निर्माण कार्य के दौरान ढेर सारे जंगल काटे जाएंगे, जिससे कि पर्यावरण प्रभावित होगा। नई राजधानी जो है 2561 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ होगा। 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जकार्ता उसकी राजधानी रही थी, जो कि जकार्ता जावा द्वीप का हिस्सा रहा है। वर्तमान में जकार्ता की राजधानी 1 करोड़ से अधिक है। तेईस जनवरी 2022 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
पीवी सिंधु ने। बी आंसर। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहां किया गया? लखनऊ में। डी आंसर, लखनऊ में। 18 से 23 जनवरी 2022 के बीच इसका आयोजन किया गया। 2020 और 2021 में इसका आयोजन कोविड-19 के कारण नहीं किया गया था। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, कोविड-19 के कारण 2020 और 21 में इसका आयोजन रद्द कर दिया गया था। यह कथन सही है। दूसरा है, इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल के फाइनल का एक फाइनलिस्ट के कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण इसे नो मैच घोषित कर दिया गया, यानी कि फाइनल का मैच नहीं हुआ। यह भी सही है। पुरुष एकल का फाइनल फ्रांसीसी खिलाड़ियों अर्नाल्ड मर्केल और लुकास क्लेयर बाउट के बीच होना था। यह भी सही है। यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। डी आंसर। तीनों कथन सही है, इसलिए गलत कथन कोई भी नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। 1 से 9 जनवरी 2022 के बीच संपन्न पुरुष टेनिस का एटीपी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? कनाडा ने। ए आंसर, कनाडा ने। इसका आयोजन 1 से 9 जनवरी के बीच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में संपन्न हुआ। इसमें 16 टीमों ने भाग लिया। फाइनल में कनाडा ने स्पेन को हराया 2-0 से। पिछले संस्करण में इसका खिताब रूस ने जीता था इटली को हराकर। पुस्तक प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स के लेखक कौन है? आकार पटेल। डी आंसर, आकार पटेल। पुस्तक इंडोमिटेबल के लेखक कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। सी आंसर, अरुंधति भट्टाचार्य। 9 जनवरी 2022 को 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? द पावर ऑफ द डॉग। ए आंसर। 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा श्रेणी का द पावर ऑफ द डॉग सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा श्रेणी का विल स्मिथ, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा श्रेणी का निकोल किडमैन, यह भी सही है। यानी कि गलत मिलान हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन। 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान सही है? पहला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी वेस्ट साइड स्टोरी, यह सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी एंड्रयू गारफील्ड, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी रेचल जेगलर, यह भी सही है। यानी कि कौन सा मिलान सही है? उपरोक्त सभी। डी आंसर, ऑल। 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैपियन, यह सही है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कोडी स्मिथ, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री एरियाना डिबोस, यह भी सही है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म इनकैंटो, यह भी सही है। यानी कि गलत मिलान हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन। 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में किस देश की फिल्म ड्राइव माई कार को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार दिया गया? जापान। ए आंसर, जापान। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। ए आंसर, 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लंबे प्रवास के बाद भारत लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में 2003 से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध न्यायविद डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंह हुई की अध्यक्षता में सितंबर 2000 ईस्वी में एक समिति गठित की गई थी, जिसने 9 जनवरी को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाने का सुझाव दिया था।
इसी के बाद जो है 2003 से हर वर्ष मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। 9 जनवरी 2022 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? उर्जित पटेल। बी आंसर उर्जित पटेल। इन्होंने 1 फरवरी 2022 को पदभार ग्रहण किया। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल है। इस पद पर इन्होंने डीजे पांडियान का स्थान लिया है। उर्जित पटेल 2016 से 2018 तक आरबीआई के 24वें गवर्नर रहे। भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य रहा है। इस बैंक में भारत की वोटिंग शेयर चीन के बाद सर्वाधिक है। इस बैंक की स्थापना जनवरी 2016 में हुई थी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ए आंसर 10 जनवरी को। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिलाना। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में इस दिन हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और पहली बार 2006 ईस्वी में मनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश को। ए आंसर उत्तर प्रदेश। 7 जनवरी 2022 को घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस जिला को उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के। ए आंसर। 7 जनवरी 2022 को घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस जिला को दक्षिणी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार मिला? तिरुवनंतपुरम को। बी आंसर तिरुवनंतपुरम केरल का जिला है। 7 जनवरी 2022 को घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस जिला को पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार मिला? पूर्वी चंपारण, बिहार का पूर्वी चंपारण। सी आंसर। 7 जनवरी 2022 को घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस जिला को पश्चिमी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार मिला? इंदौर। डी आंसर इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। 7 जनवरी 2022 को घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस जिला को उत्तर पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला का प्रथम पुरस्कार मिला? इसका आंसर होगा गोलपाड़ा। बी आंसर गोलपाड़ा, ये असम में स्थित है। 7 जनवरी 2022 को घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में बिहार के किस जिला में स्थित तलारी पंचायत को पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार मिला? गया। बी आंसर गया। 7 जनवरी 2022 को घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का प्रथम पुरस्कार किस शहर के शहरी स्थानीय निकाय को दिया गया? वापी। ए आंसर वापी गुजरात में स्थित है। 7 जनवरी 2022 को घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक का प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? मिशन पानी नेटवर्क 18 को। डी आंसर। 7 जनवरी 2022 को घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का प्रथम पुरस्कार किसको मिला? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कावेरी पट्टनम तमिलनाडु। 7 जनवरी 2022 को घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ उद्योग का प्रथम पुरस्कार किसे मिला? वेलस्पून इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड गुजरात। सी आंसर, ये गुजरात में स्थित है।
7 जनवरी 2022 को घोषित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल। ये अहमदाबाद में स्थित है। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 2022 को जो मनाया गया वो 12वां था। इसका मुख्य विषय था चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, उन्हें सुविधा प्रदान करना और विशेषकर नए मतदाताओं को अधिकतम नामांकन के लिए जागरूक करना। और ये क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को ही? क्योंकि इसी दिन 1950 ईस्वी में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में 2011 से हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक चुनावी खर्च की सीमा का निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? पहला है बड़े राज्यों के संसदीय क्षेत्र में चुनावी खर्च की सीमा 95 लाख रुपए, सही है। छोटे राज्यों के संसदीय क्षेत्र में 75 लाख रुपए, ये भी सही है। बड़े राज्य के विधानसभा क्षेत्र में 40 लाख रुपए, सही है। छोटे राज्य के विधानसभा क्षेत्र में 28 लाख रुपए, ये भी सही है। यानी कि गलत मिलान हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन। और इसके पहले जो है 2014 में बड़ा बदलाव किया गया था चुनावी खर्च की सीमा में, और 2014 में जो किया गया था 2020 में इसी में 10% की वृद्धि कर दी गई थी। लेकिन बड़ा बदलाव अभी किया गया है 2022 में। 6 जनवरी 2022 को चुनाव आयोग द्वारा इसकी घोषणा की गई। 8 जनवरी 2022 को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई। इनमें से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। 8 जनवरी 2022 को जिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई वो 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर। इसमें जो है उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा इनमें एक ही चरण में होना था, जो कि 14 फरवरी निर्धारित किया गया था। लेकिन बाद में जो है 14 फरवरी को संत रविदास जयंती होने के कारण पंजाब में इसकी तिथि कर दी गई 20 फरवरी। जबकि मणिपुर में जो है चुनाव 2 चरण में, और सभी राज्यों में मतगणना की तिथि जो है 10 मार्च 2022 है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से संबंधित राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या का कौन सा मिलान सही नहीं है? उत्तर प्रदेश 403 सही है, पंजाब 117 सही है, उत्तराखंड 70 ये भी सही है, मणिपुर 50 ये गलत है, मणिपुर का 40 होगा, गोवा 40 सही है। यानी कि सही मिलान नहीं है, ऑप्शन डी। भारत सरकार ने किस तिथि को आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया? 27 जनवरी 2022 को, डी आंसर 27 जनवरी 2022 को। इसके लिए कुल सौदा हुआ था 18,000 करोड़ रुपए, 2.4 बिलियन डॉलर लगभग। टाटा समूह की स्थापना 1868 में मुंबई में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और लगभग 7 दशक बाद एक बार फिर से टाटा समूह के पास ये चला गया है। जनवरी 2022 में देश में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल के लिए निर्यात के लिए पहला ऑर्डर किस देश से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फिलीपींस, बी ऑप्शन फिलीपींस। फिलीपींस के रक्षा विभाग ने अपने नौसैनिक
सेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 37.4 करोड़ डॉलर का समझौता किया है, जो कि लगभग रुपया में लगभग 2805 करोड़ रुपए है। इसके लिए 28 जनवरी 2022 को समझौता हुआ। भारत और किस देश के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 14वां दौर 12 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ? इसका आंसर होगा चीन। सी आंसर चीन। सीमा पर तनाव को समाप्त करने के लिए किया गया और वार्ता के निष्कर्षों का खुलासा नहीं किया गया। नौसेना से हटाए गए आईएनएस खुखरी को स्मारक के रूप में विकसित करने हेतु किसे सौंपा गया है? दीव प्रशासन को। डी आंसर दीव प्रशासन को। आईएनएस खुखरी जो है 1989 से 2021 तक लगभग 32 वर्ष भारतीय नौसेना की सेवा में रहा और 23 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में आयोजित एक सरकारी समारोह में इसे सेवा मुक्त किया गया। 26 जनवरी 2022 को इसे दीव प्रशासन को सौंपा गया। 26 जनवरी 2022 को। इसके लिए यह 14 जनवरी 2022 को ही विशाखापट्टनम से दीव पहुंचा और दीव प्रशासन द्वारा इसका विकास एक स्मारक के रूप में किया जाएगा। आईएनएस खुखरी की स्मृति में वहां एक स्मारक पहले से बना हुआ है और आईएनएस खुखरी हमारा एक पुराना युद्धपोत था जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया था आईएनएस खुखरी। और वो पुराना युद्धपोत 1971 में पाकिस्तान के युद्ध में जो है पाकिस्तानी हमले में दीव के निकट ही समुद्र में डुबा दिया गया था। ब्रिटेन के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2022 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया? टोनी ब्लेयर। सी आंसर टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर 1997 से 2007 के बीच वहां के प्रधानमंत्री रहे, लेबर पार्टी से थे। इन्हें 1 जनवरी 2022 को नए वर्ष के अवसर पर जो है ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 3 और लोगों को नाइटहुड से सम्मानित किया गया। वे 3 लोग हैं डेनियल क्रेग, क्रिस व्हिटली और जोनाथन वान टैम। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश शिक्षाविद एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया? अजय कुमार कक्कड़। बी आंसर। किस देश द्वारा नए वर्ष 2022 के पहले माह में ही बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण की विश्व स्तर पर व्यापक निंदा की गई? उत्तर कोरिया। ए आंसर उत्तर कोरिया। जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ने इस पर चिंता व्यक्त की है क्योंकि दोनों इसके पड़ोस में हैं और अमेरिका कुछ ज्यादा ही खफा है और अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया के सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त किया है। इंडोनेशिया की नई राजधानी किस नाम से जानी जाएगी? नूसंतारा। सी आंसर। पूर्वी कलिमंतन क्षेत्र में स्थित है। यह बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। इंडोनेशिया की पहली राजधानी थी जकार्ता। नई राजधानी संबंधी विधेयक पारित कर दिया गया है इंडोनेशिया की संसद द्वारा। हमारे किस पड़ोसी देश ने अस्तित्व में आने के 7 दशक बाद पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को दिसंबर 2021 में मंजूरी प्रदान की? पाकिस्तान। बी आंसर पाकिस्तान। 28 दिसंबर को मंजूरी प्रदान की गई है। 110 पृष्ठ का लगभग यह है। इसके एक बड़े भाग का खुलासा नहीं किया गया है जबकि एक छोटा सा भाग सार्वजनिक किया गया है 14 जनवरी को वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को नागरिक केंद्रित बताते हुए इमरान खान ने नागरिकों की सुरक्षा तथा गरिमा सुनिश्चित करने को सर्वोपरि बताया है। कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में किस देश में हजारों ट्रक चालकों का विरोध प्रदर्शन फ्रीडम कॉनवॉय जनवरी 2022 में संपन्न हुआ? कनाडा। ए आंसर कनाडा।
30-31 जनवरी को हजारों की संख्या में लोगों ने ओटावा राजधानी जो है कनाडा की उसका घेराव किया। इसमें मुख्य रूप से ट्रक चालक थे, क्योंकि वहां नियम बना दिया कि जो भी दूसरे देश की सीमा से आएंगे उन्हें क्वारंटाइन में गुजारना पड़ेगा एक लंबा समय। और कनाडा जो है, कनाडा और अमेरिका की सीमा जो है लगभग खुली स्थिति में है, जिसके कारण ट्रक की आम आवाजाही वहां है। कई ट्रक चालक रोज उनको कनाडा और अमेरिका से गुजरना पड़ता है। इस कारण उन्होंने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। वैसे तो वहां की अधिकांश जनता को कोरोना वैक्सीन लग चुका है, लेकिन जिनको भी नहीं लगा है उनको दिक्कत हो रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए 2022 में 30वें दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन स्थगित कर दिया गया। इसमें किस देश को अतिथि देश का दर्जा दिया गया था? फ्रांस को। डी आंसर, फ्रांस को। दिल्ली पुस्तक मेला जो है 8 से 16 जनवरी 2022 के बीच होना प्रस्तावित था, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। एनबीटी द्वारा आयोजित किया जाता है, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा। इस मेले का थीम आजादी का अमृत महोत्सव रखा गया था। ओमिक्रॉन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। दिसंबर 2021 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा कोष कितना था? 633.6 अरब डॉलर। बी आंसर। वित्त मंत्रालय की जनवरी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण भार कितना था? इसका आंसर होगा 593.1 अरब डॉलर। ए आंसर। इस ऋण में जो है 83% दीर्घकालीन ऋण और 17% अल्पकालीन ऋण थे। और इसी ऋण में जो है सर्वाधिक मूल्य है डॉलर में, 51% ऋण डॉलर में है, रुपया में है 32.2% ऋण। विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता आरसीईपी कब से प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 2022 से। ए आंसर। इस समझौते में जो है आसियान के 10 देश और इसके अतिरिक्त 5 और देश शामिल हैं। आसियान में 10 देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस और म्यांमार। इसके अतिरिक्त जो 5 देश इसमें और शामिल हुए हैं वह है ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। इन 15 देशों के बीच समझौता जो है नवंबर 2020 में साइन किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ। भारत भी पहले इस वार्ता का सदस्य था। इस संबंध में वार्ता तो है 2011 से ही प्रारंभ हुआ था। भारत पहले इसका सदस्य था, वार्ता में शामिल था, लेकिन बाद में भारत ने अपने हित के प्रतिकूल मानते हुए इस वार्ता से बाहर हो गया। विश्व स्वर्ण परिषद की जनवरी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की अपेक्षा 2021 में विश्व में स्वर्ण की कुल खपत में कितनी वृद्धि हुई है? 10%। ए आंसर, 10%। विश्व स्वर्ण परिषद की जनवरी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की अपेक्षा 2021 में भारत में स्वर्ण की कुल खपत में कितनी वृद्धि हुई है? 78.6%। डी आंसर। विश्व स्वर्ण परिषद की जनवरी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में स्वर्ण की कुल खपत लगभग कितनी रही? इसका आंसर होगा 800 टन। सी आंसर, लगभग 800 टन। एग्जैक्ट जो है 797.3 टन ये कुल खपत रहा 2021 में, जो कि 2020 की अपेक्षा 2020 में मात्र 446 टन था। उसकी अपेक्षा 2021 में 78.6% की वृद्धि दर्ज की गई। जबकि वैश्विक स्तर पर स्वर्ण की कुल खपत 2021 में लगभग 4000 टन 4021.3 टन था, जिसमें कि पिछले वर्ष यानी 2020 की अपेक्षा 10% की वृद्धि दर्ज की गई मात्र। और भारत में जो ये 78.6% है, इसमें आभूषण हेतु खपत में जो है 93% की वृद्धि हुई है, जबकि निवेश हेतु खपत में मात्र 43% की वृद्धि हुई है। और
ओवरऑल 78% की वृद्धि हुई है। 1 जनवरी 2022 से सोमा शंकर प्रसाद किस बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं? यूको बैंक। सी आंसर यूको बैंक। जनवरी 2022 में एयर इंडिया के सीएमडी कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त। ए आंसर विक्रम देवदत्त। 11 जनवरी 2022 को डेविड सासोली का निधन हो गया। वे थे यूरोपीय संसद के अध्यक्ष। ए आंसर। पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा मिलान सही नहीं है? पहला है प्रभा अत्रे, महाराष्ट्र के, सही है। राधे श्याम खेमका, उत्तर प्रदेश, सही है। जनरल बिपिन रावत, उत्तराखंड के, सही है। कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। यानी कि गलत मिलान हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन। पद्म विभूषण 2022 से 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। वे 4 व्यक्ति ये है। पद्मश्री 2022 से सम्मानित निम्न व्यक्ति में से कौन बिहार से संबंधित है? आचार्य चंदना जी और शैवाल गुप्ता। ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर। आचार्य चंदना जी को जो है सामाजिक कार्य क्षेत्र में दिया गया और शैवाल गुप्ता को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। शीश राम यूपी के हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया। शिवनाथ मिश्रा ये भी यूपी के हैं, इन्हें भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित निम्न बच्चों में से किसका संबंध बिहार से है? पल साक्षी और धीरज कुमार। सी और डी दोनों हो जाएगा आंसर। 14 जनवरी 2022 को देश भर के 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। इसमें जो है कुल 29 बच्चों में से 2 बिहार के थे, वे हैं पल साक्षी और धीरज कुमार। पल साक्षी को समाज सेवा के क्षेत्र में और धीरज कुमार को जो है बहादुरी के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। बनीता दास जो है ओडिशा के हैं और अभिनव कुमार चौधरी ये यूपी के हैं। इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? श्री शिव मूर्ति को। बी आंसर शिव मूर्ति को। इफ्को साहित्य पुरस्कार जो है हिंदी कथाकार को प्रदान किया जाता है। 2011 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रसिद्ध हिंदी कवि, उपन्यासकार और लेखक श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री शिव मूर्ति को 2021 का यह पुरस्कार 31 जनवरी 2022 को एक समारोह में प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के पुरस्कार 2021 के तहत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का गैरी सोबर्स ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा शाहीन अफरीदी को। ए आंसर शाहीन अफरीदी, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के पुरस्कार 2021 के तहत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर किसे घोषित किया गया? बाबर आजम। बी आंसर, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कार 2021 के तहत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर किसे घोषित किया गया? जो रूट। सी आंसर जो रूट को, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कार 2021 के तहत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का रासेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया? स्मृति मंधाना को। डी आंसर स्मृति मंधाना, ये भारत की महिला क्रिकेटर है। फीफा के 2021 के पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे घोषित किया गया?
रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। बी आंसर, ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं। फीफा के 2021 के पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर किसे घोषित किया गया? एलेक्सा पुटेलास्को। सी आंसर, ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 के तहत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा को। डी आंसर, नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 के तहत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? मीराबाई चानू को। सी आंसर, मीराबाई चानू। ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 के तहत पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? अवनी लखेरा को। बी आंसर, अवनी लखेरा। ICC पुरुष टेस्ट टीम 2021 में 3 भारतीय खिलाड़ियों को स्थान दिया गया, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा विराट कोहली। ए आंसर, यानी कि ICC का 2021 का पुरुष टेस्ट टीम यानी 11 खिलाड़ियों में से 3 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया। वे 3 भारतीय खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, आर अश्विन और रोहित शर्मा। ICC ने 2021 की अपनी 5 टीम घोषित की। इसमें पुरुषों के लिए 3 और महिलाओं के लिए 2। पुरुषों के टेस्ट टीम में जो है भारत के 3 खिलाड़ी शामिल किए गए, ऋषभ पंत, आर अश्विन और रोहित शर्मा। इसमें ऋषभ पंत जो है विकेट कीपर के रूप में शामिल किए गए, जबकि पुरुषों के एक दिवसीय टीम और T20 टीम में किसी भारतीय खिलाड़ी को स्थान नहीं दिया गया। और महिला क्रिकेटरों में से मिताली राज और झूलन गोस्वामी को एक दिवसीय में और स्मृति मंधाना को T20 में स्थान दिया गया। ICC पुरुष वनडे टीम 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ियों को स्थान दिया गया? एक भी नहीं। डी आंसर। ICC पुरुष T20 टीम 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को स्थान दिया गया? इसका आंसर होगा किसी को नहीं। डी आंसर, किसी को नहीं। ICC का पुरुष T20 टीम 2021 जो है, देखिए कौन कौन खिलाड़ी शामिल हैं, इसका लिस्ट आपके सामने दिया गया है 11 खिलाड़ियों का। यही सभी खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए हैं। ICC महिला वनडे टीम 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को स्थान दिया गया है? इसका आंसर होगा मिताली राज और झूलन गोस्वामी। ए और बी दोनों हो जाएगा। ICC महिला वनडे टीम 2021 जो है, जो 11 खिलाड़ी हैं, देखिए आपके सामने इसकी सूची दी गई है। इसमें भारत के मिताली राज और झूलन गोस्वामी, ये 2 खिलाड़ी हैं। ICC महिला T20 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को स्थान दिया गया है? स्मृति मंधाना को। सी आंसर। इसमें देखिए पहले स्थान पर ही, लिस्ट आपके सामने, पहले स्थान पर ही स्मृति मंधाना है और उसके अतिरिक्त जो अन्य और 10 खिलाड़ी हैं उसकी सूची देखिए आपके सामने है। ये पूरी सूची है ICC महिला T20 टीम 2021। ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे किस टेनिस खिलाड़ी का वीजा रद्द कर दिया गया? नोवाक जोकोविच। सी आंसर, नोवाक जोकोविच। कोरोना का टीका न लगे होने के कारण इनका वीजा रद्द कर दिया गया और इस प्रकार जोकोविच जो है 2022 के पहले ग्रैंड स्लैम में भाग नहीं ले सके। ये अब तक 20 ग्रैंड स्लैम विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच। जनवरी 2022 में नई दिल्ली में संपन्न इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने किस देश के लोह किनयेव को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता? सिंगापुर। ए आंसर, सिंगापुर। जनवरी 2022 में नई दिल्ली में संपन्न इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में महिला एकल का खिताब किस देश की बुसानन आंगबांग रुंगफान ने जीता? थाईलैंड। सी आंसर, थाईलैंड। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने किस देश की जोड़ी को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता?
इंडोनेशिया। डी आंसर, इंडोनेशिया। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का आयोजन 11 से 16 जनवरी 2022 के बीच नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसमें पुरुष युगल का खिताब भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को हराकर जीता। एलिडेड इंटरनेशनल टेनिस 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? गायल मोनफिल्स। बी आंसर। एलिडेड इंटरनेशनल टेनिस 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एश्ले बार्टी ने। ए आंसर, एश्ले बार्टी। एलिडेड इंटरनेशनल टेनिस 2022 में पुरुष युगल में भारतीय जोड़ी रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने किस देश के इवान डोडिग तथा मार्सेलो मेलो की जोड़ी को हराकर खिताब जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रमशः सर्बिया और ब्राजील। यानी कि इवान डोडिग जो है वो सर्बिया के और मार्सेलो मेलो वो ब्राजील के, इन दोनों की जोड़ी को हराकर भारतीय जोड़ी रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने एलिडेड इंटरनेशनल टेनिस 2022 के पुरुष युगल का खिताब जीता। एलिडेड इंटरनेशनल टेनिस 2022 का आयोजन 9 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया के एलिडेड में संपन्न हुआ। इसमें पुरुष एकल का खिताब गायल मोनफिल्स फ्रांस के और महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया के एश्ले बार्टी ने जीता। समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। सी आंसर, राफेल नडाल। समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सिमोना हापेल। बी आंसर, सिमोना हापेल। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? राफेल नडाल। डी आंसर, राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता और ये इनका रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। इन 21 में से 2 ऑस्ट्रेलियाई ओपन, 13 फ्रांसीसी ओपन, 2 विंबलडन और 4 अमेरिकी ओपन का खिताब शामिल है। इसके पहले ये रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के साथ 20-20 के ग्रैंड स्लैम खिताब के बराबरी पर थे। टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। ए आंसर, राफेल नडाल ने। इन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022 का आयोजन 17 से 30 जनवरी 2022 के बीच मेलबर्न में संपन्न हुआ। इसमें राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष टेनिस खिलाड़ी हो गए हैं ये। टेनिस का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी ने। डी आंसर। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी 25 वर्षीय एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीतकर 44 वर्ष के बाद यह खिताब जीतने वाली कोई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गई हैं। 26 दिसंबर 2021 से 23 जनवरी 2022 तक भारतीय क्रिकेट टीम किस देश के दौरे पर रही? दक्षिण अफ्रीका। डी आंसर, दक्षिण अफ्रीका। इस दौरान 3 टेस्ट और 3 एकदिवसीय मैचों का आयोजन किया गया। 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला को दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से जीता और 3 एकदिवसीय जो था उसको दक्षिण अफ्रीका ने 3-0 से श्रृंखला जीता। टेस्ट श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज कीगन पीटरसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया और एकदिवसीय श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। किस देश के विरुद्ध खेले गए टेस्ट मैच में भारत दोनों पारियों में अपने सभी 20 विकेट कैच के जरिए गंवाने वाला पहला देश बन गया? दक्षिण अफ्रीका। सी आंसर, दक्षिण अफ्रीका।
दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।